हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पीवाईक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम टैग वर्ड के साथ भी सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? यहाँ पर बताना है बुद्धि के बारे में क्या सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बुद्धि है इसको मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है एवं निर्धारित किया जा सकता है। किसके द्वारा? मानकीकृत परीक्षण के द्वारा सटीक रूप से। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, जबकि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुबुद्धि आया है। बहुबुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। बहुबुद्धि के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम बताए हैं, 3 प्रमुख नियम बताए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं, 5 गौड़ नियम बताए हैं। इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एक से अधिक की बात की गई है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक। एक से अधिक समस्या यहाँ पर बात की गई तो आपका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को उसके प्राप्तांक के आधार पर उसे नामांकित नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, ये भी यहाँ पर नहीं है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आकलन 2 प्रकार के होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक आकलन मौखिक होता है, एक मौखिक आकलन होता है और दूसरा क्या है? लिखित आकलन। 2 प्रकार से आकलन किया जाता है और आकलन में क्या होता है? विद्यार्थी की योग्यता की जांच की जाती है। विद्यार्थी की योग्यता की जांच की जाती है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब शिक्षक आकलन करता है तो शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को स्पष्टता से समझ में आए। तो वो क्या करता है? स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो देखिए कभी कभी की बात की गई है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है और यहाँ पर सीधा कह दिया गया है कि तैयार नहीं करना चाहिए, योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। योजनाओं को यहाँ पर कहा गया है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये भी गलत है। कभी कभी ये भी गलत है, तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जो समावेशी कक्षा होती है इसमें भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो यहाँ पर देखिए पठन वैकल्य मतलब पढ़ने संबंधी, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है। पठन वैकल्य इसी प्रकार से लिखा था, आंसर में भी आपका धारा प्रवाह लिखा था। तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको बताना था किस पर आधारित है, तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर कहा गया है सहानुभूति आवृत्ति, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। आसक्त बच्चों को यहाँ पे क्या करना है? व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि बच्चे किसी भी प्रकार के हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहारवादी सिद्धांत भी यहाँ पर नहीं होगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें वंचित समूह से जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो उसमें सहभागिता नहीं ले पा रहे, जो उसमें
पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी उपस्थिति कम है, तो आप क्या करेंगे? तो वो जैसे वैसे स्वीकार कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऐसे अभ्यर्थी से आप अपेक्षा कम कर देंगे तो ये पॉइंट तो बिल्कुल भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 7th का आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। कभी भी आप बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए, आप कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। कभी भी आप उन्हें बार बार याद करने के लिए नहीं कहेंगे, एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए बार बार याद करने के द्वारा। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर अनदेखा कहा गया है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को आप अनदेखा कर देंगे, जो कि यहाँ पर गलत है। आपका आंसर सी सही है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत मतलब यहाँ पे आप उन्हें दंडित करके याद कराएंगे, मतलब आप कोई स्टिक दिखा रहे हैं या कुछ आप उन्हें डांट रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। यंत्रवत याद नहीं कराना है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। योग्यता के आधार पर आप बच्चों को नामांकित नहीं करेंगे, उनकी योग्यता के आधार पर आप उन्हें नहीं बुलाएंगे। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, जो कि ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चे जो अपने अनुभव घर से लेकर आए हैं, समाज से लेकर आए हैं, तो आप उनके जो अनुभव है उनको प्रमुखता देंगे। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। तो देखिए, एक दूसरे से क्या होते हैं? मिले होते हैं, सन्निहित होते हैं। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सन्निहित लिखा है, संबंधित लिखा होता तो भी आपका आंसर सही था। नेक्स्ट है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो अधिगम क्या है ये पूछा गया है, क्या होगा? फिर यहाँ पर कहा गया है कि यंत्रवत याद करने पर आधारित है, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर 11th का सी सही हो जाएगा। प्रबलन यहाँ पे कहा गया है, मतलब आप उन्हें फोर्सफुली याद कराएंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। प्रबलन पर केंद्रित, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अनुबंधन द्वारा अर्जित, ये भी यहाँ पर गलत है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, आपका आंसर यहाँ पर 11th का सी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप सभी लोग कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? आप उन्हें दोनों प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब आप उन्हें उदाहरण दोनों प्रकार से देते हैं तो बच्चे को चीजें समझ में आती हैं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अवधारणा की समझ में मतलब बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रियात्मक मतलब कहा गया है कि क्रिया करके, लिख कर, दिखा करके, इस प्रकार से, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। डी आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, आप उससे कंटिन्यू पुरस्कार दे रहे हैं, आप उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो प्रभाव है ये पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। नहीं, हमको पुरस्कार का लालच है तो हमें पढ़ना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यदि बच्चे को लगातार पुरस्कार दिया जाएगा या लगातार दंड दिया जाएगा तो जो उसकी रुचि है, जो उसकी जिज्ञासा है, यह कम हो जाएगी। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का आंसर सी सही होगा। कभी भी बच्चे को लगातार पुरस्कार नहीं देना है और लगातार दंडित नहीं करना है, इसे आप सभी को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, कभी भी बच्चे को यंत्रवत याद नहीं कराना है, इसे ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी पॉइंट ये गलत हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट आपका गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कभी भी बच्चे को बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा नहीं सिखाना है, प्रयास नहीं कराना है, इससे बच्चे को दूर रखना है, इसे ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके यहाँ पर कहा गया है कि जो जटिल अवधारणा है इसको समझकर किस प्रकार से सहज बना सकते हैं। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, मतलब खोज विधि, यहाँ पे कहा गया है कि खोज के द्वारा उस पर चर्चा करके, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। व्याख्यान देकर ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर गलत क्या होगा, यहाँ पर कहा गया कि केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, केवल प्रक्रियात्मक मतलब जिसे आप करके दिखाएं, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को स्वीकार करके एवं दंडित करके, आपसे यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि कभी भी आपको बच्चों को दंडित नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो 16 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए, मान लीजिए बच्चे ने कोई पोएट्री सुनाई है या कोई क्वेश्चन सोल्व किया है, तो आप उसके लिए भौतिक पुरस्कार देंगे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको बच्चों को कोई भी पुरस्कार नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। अधिगम को मतलब सीखने के लिए बढ़ावा देने की बात की गई है, तो क्या हो गया यहाँ पर। कभी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बच्चे की आपस में तुलना नहीं करनी है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ये पॉइंट सही है और ये पॉइंट सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 18 का आंसर यहाँ पर कैसे ही हो जाएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृत संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। संस्कृत संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, सी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता बताई गई है का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। बढ़ने की यहाँ पे बात की गई कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो 21 का आंसर डी सही हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सही हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। लड़कों पर अधिक ध्यान देने की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़बद्धता है। ठीक है, पक्षपात है ये। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पक्षपात है। कभी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है लड़के और लड़कियों में। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जो कि एक गलत है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये भी गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये किससे संबंधित है? ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना किससे संबंधित है? ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो सभी को पता है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, जब बच्चा एक कार्य आपने दिया है, बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन बच्चे ने सीखा है, ठीक है, सीखा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, आप उसे क्या कहेंगे? पहले तो उसके बारे में आप बताएंगे, संकेत देंगे, फिर भी वो नहीं कर पा रहा तो आप उससे जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपना सहयोग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पाण या ढांचा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बतानी है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 28। संरक्षण कक्षा समावेशन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, ठीक है, 2024 में सेम टू सेम क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में पूछा गया, संरक्षण समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्कीमा है, ठीक है, यहाँ पर 29 का आंसर डी सही हो जाएगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। अब देखिए किससे कह रही है? स्वयं से कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो स्वयं से बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।